नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं। हाल ही में पूछे गए प्रतियोगी परीक्षाओं के चुनिंदा ये 50 विज्ञान के प्रश्न हैं। आप इनको अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि इन्हीं में से रिपीट पर क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जब एक कार की गति दोगुनी कर दी जाती है तो उसको उतनी ही दूरी में रोकने के लिए ब्रेक बल जो है, ब्रेकिंग फोर्स कितना होना चाहिए? तो वह ब्रेकिंग फोर्स जो है उसका चौगुना होना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मूल परिणाम है? तो यहाँ पर काल अपॉन समय, मतलब काल बटा समय जो है यह एक मूल परिणाम है। राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा मूल परिणाम है? तो काल बटा समय यह एक मूल परिणाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका बीमीय सूत्र आवेग के लिए सूत्र के समान होता है? तो आवेग के लिए सूत्र के समान बल आघूर्ण का बीमीय सूत्र होता है। ऑप्शन नंबर, माफ करिएगा, संवेग का जो आवेग के लिए समान बीमीय सूत्र होता है, संवेग का विमीय सूत्र आवेग के लिए सूत्र के समान होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि एक कोशिका के व्यास को दुगना कर दिया जाता है तो उसके भीतर पानी का उठाव कैसा होगा? तो यदि एक केशिका के व्यास को दुगना कर दिया जाता है तो उसके भीतर पानी का उठाव जो है वह आधा हो जाएगा। जितना ज्यादा व्यास, पानी का उठाव उतना ही कम। नेक्स्ट है, जब एक धातु की अंगूठी या छल्ले को गर्म किया जाता है तब उसके छिद्र का इनमें से क्या स्थिति होती है? तो जब एक धातु के छल्ले को गर्म करते हैं तो उसका छल्ला जो है, छिद्र जो है, फैलता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, बरसात की बूंदें ऊंचाई से गिरती हैं, उनके बारे में इनमें से कौन सी बात सही है? तो बरसात की बूंदें ऊंचाई से गिरती हैं, उनके बारे में सही बात है कि वे उन अंतिम वेगों के साथ गिरती हैं जो विभिन्न आकार की बूंदों के लिए विभिन्न होते हैं। पानी की सतह पर हल्के से रखी गई एक लोहे की सुई उस पर क्यों तैरती रहती है? तो पानी की सतह पर हल्के से रखी गई लोहे की सुई जो है उसके पृष्ठीय तनाव गुण के कारण पानी की सतह पर तैरती रहती है। कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह हटाती है पानी, तो कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है अपने भार के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रॉकेट को अंतरिक्ष में छोड़ने के लिए न्यूनतम पलायन वेग की आवश्यकता होती है। वह न्यूनतम पलायन वेग क्या है? तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। यहाँ पर आंसर जो है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड ये पलायन वेग है पृथ्वी का। रॉकेट को अंतरिक्ष में छोड़ने के लिए यह न्यूनतम पलायन वेग है। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न आपसे पूछा गया है, शीशे के एक टुकड़े सहित बर्फ का एक ब्लॉक पानी में तैरता है, यदि बर्फ पिघलती है तो पानी का स्तर क्या होगा? तो मतलब कांच के गिलास में एक पानी भरे हुए गिलास में बर्फ का टुकड़ा भी है। अगर बर्फ पिघलती है तो उस पानी के स्तर का क्या होगा? तो पानी का स्तर उतना ही रहेगा जितना पहले था। नेक्स्ट है, किसी रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़ा व्यक्ति आती एवं जाती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवाज सुनता है, उसे सीटी की आवाज कैसी सुनाई देगी? तो उसे रेलगाड़ी आने पर सीटी की आवाज धीरे धीरे ऊंची होती हुई सुनाई देगी। पानी के किसी द्रव्यमान को 0 डिग्री से 10 डिग्री तक गर्म करने पर उसके आयतन में क्या होगा? तो उसके आयतन में पहले तो घटेगा आयतन, फिर वृद्धि होगी। इसका उदाहरण जो है चाय का बनना, आपने देखा होगा, पहले चाय खौलती है फिर धीरे 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 उफनना शुरू करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गियर व्हील बनाने के लिए सामान्यतः प्रयोग में लाया जाने वाला प्लास्टिक पदार्थ कौन सा है? तो गियर व्हील बनाने के लिए नायलॉन प्लास्टिक पदार्थ के रूप में प्रयोग करते हैं। ऑटोमोबाइल मोटर कार में हाइड्रोलिक ब्रेकों का कार्यकरण या वर्किंग सिद्धांत जो है किस सिद्धांत को फॉलो करते हुए काम करता है? तो ऑटोमोबाइल मोटर कार में हाइड्रोलिक ब्रेक जो है यह पास्कल के नियम के सिद्धांत पर काम करते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। जब बर्फ के दो घनों या क्यूबों को एक दूसरे के ऊपर दबाया जाता है तब उनके मिलकर एक हो जाने की घटना क्या कहलाती है? तो इसे हम सहसंयोजक आकर्षण बल कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। यदि उच्च वायु दाब मापी यंत्र यानी कि बैरोमीटर की रीडिंग अचानक तेजी से गिरने लग जाए तो यह संकेत का क्या मतलब होता है? तो यहाँ पर अगर रीडिंग अचानक से गिरने लगे तो यह समझना चाहिए कि मौसम अत्यधिक तूफानी होगा। बॉल को लपकते या कैच करते समय एक क्रिकेट खिलाड़ी निम्नलिखित में से किसको कम करने के लिए अपना हाथ पीछे या नीचे की ओर कर लेता है? तो बॉल को कैच करते समय क्रिकेट खिलाड़ी जो है बॉल का आवेग कम करने के लिए हाथ को पीछे या नीचे की ओर खींच लेता है।
जब बस अचानक से मुड़ती है तो बस में खड़ा यात्री बाहर की ओर गिरता है, इसका कारण क्या है? तो जब बस मुड़ती है तो बस में खड़ा यात्री बाहर की ओर गिरता है, इसका मुख्य कारण है गति का जड़त्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी टावर के शीर्ष से समस्तरीय रूप से प्रक्षेपित किया गया एक कण जमीन पर उतनी ही दूरी पर गिरता है जो टावर के फुट से ऊंचाई के बराबर होती है। यह कण द्वारा किया गया जो तय किया गया पथ है, यह इनमें से कैसा होगा? तो ऑप्शन नंबर परवलयकार होगा। क्वेश्चन ये कहना चाहता है, मान के चलिए ये टावर है, ये नीचे जमीन है, इस स्थिति से कोई पत्थर फेंका गया तो ये पत्थर उतनी ही दूरी पर जाकर गिरेगा जितना ये टावर की जमीन से ऊंचाई है। तो ये जो पथ है पत्थर के फेंकने का, ये पथ कौन सा पथ है? तो ये परवलयकार पथ है। राइट आंसर हो जाएगा। यदि किसी कण का वेग ग्राफ y बराबर mt प्लस c द्वारा निरूपित किया जाता है तो कण किस गति से चल रहा है? तो कण जो है एक समान त्वरण के साथ चल रहा है। दाब बढ़ाने से बर्फ का गलनांक कैसा होता? तो बर्फ का गलनांक दाब बढ़ाने से घट जाता है। असमान वेग और एक समान त्वरण के साथ चल रहे पिंड के लिए इनमें से क्या होगा? तो असमान वेग और एक समान त्वरण के साथ चल रहे पिंड के लिए विस्थापन काल ग्राफ अरैखिक होता है। लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है, कारण क्या है? तो केशकीय क्रिया की परिघटना के कारण लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? तो सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत का निष्कर्ष है द्रव्यमान ऊर्जा संबंध। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश? तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम यह सिद्ध करता है कि द्रव्य का ना ही सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश। पिक्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसे मापने के लिए करते हैं? तो घनत्व को मापने के लिए पिक्नोमीटर उपकरण का प्रयोग करते हैं। तेल की बूंद पानी पर फैल जाती है, कारण क्या है? तो तेल का पृष्ठ तनाव पानी से बहुत कम होता है, इस कारण तेल की बूंद पानी पर फैल जाती है। गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा किसने दी थी? तो न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा दी थी। पवन की गति को मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो इसे हम एनीमोमीटर कहते हैं, जिससे हम पवन की गति को मापते हैं। यदि किसी स्थान के तापमान में अचानक वृद्धि हो जाए तो आपेक्षिक आर्द्रता कैसी होगी? तो आपेक्षिक आर्द्रता तापमान की वृद्धि के साथ घटती है। हाइड्रोजन का गुब्बारा ऊपर की ओर मंडराता रहता है, कारण क्या है? तो हाइड्रोजन का गुब्बारा ऊपर की ओर मंडराने का कारण है गुब्बारे का वजन उसके द्वारा विस्थापित वायु के वजन से कम होना। न्यूटन का पहला गति का नियम किसकी संकल्पना देता है? तो यह जड़त्व के नियम की संकल्पना देता है। कक्षा में अंतरिक्षयान में भारहीनता की अनुभूति का मुख्य कारण क्या है? तो अंतरिक्षयान की कक्षा में भारहीनता की अनुभूति का मुख्य कारण कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर हो जाना। पैरासूट धीरे धीरे नीचे आता है जबकि उसी ऊंचाई से फेंका गया पत्थर तेजी से गिरता है, कारण क्या है? तो पैरासूट के पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्यादा है और वह वायु का प्रतिरोध अधिक करता है, इसीलिए पैरासूट धीरे धीरे जाता है नीचे और पत्थर एकदम तेज गति से जाता है। पर्वतीय स्थलों पर बात करें तो हम पर्वतीय स्थलों में ठंडी तुषार वाली रात में अक्सर पानी के पाइप फट जाते हैं, कारण क्या है? तो पर्वतीय जो स्थलों में जब ठंडी हवा चलती है तो पानी के पाइप के अंदर बर्फ जो है जम जाती है और हिमीकृत होकर फैलती है, जिससे पाइप फट जाते हैं। वायु में प्रचक्री यानी कि घूमती हुई बॉल दोलन की व्याख्या की जा सकती है, कैसे? तो वायु में प्रचक्री क्रिकेट बॉल के दोलन की व्याख्या हम वायु के उत्प्लावकता के आधार पर कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? तो स्टील को हम अधिक लंबा तार के रूप में खींच सकते हैं। स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधा ऊपर फेंकता है तो गेंद कहाँ गिरेगी? तो स्थिर गति से अगर जा रहा है तो खुली कार में बैठा है तो जब गेंद ऊपर फेंकेगा तो वायु का प्रतिरोध होगा और वायु के कारण गेंद जो है उस बच्चे के पीछे जाकर गिरेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी व्यक्ति को मुक्त रूप से घूर्णन कर रहे घूर्णी मंच पर अपनी कोणीय चाल कम करने के लिए क्या करना चाहिए? तो मुक्त रूप से घूर्णन कर रहे घूर्णी मंच पर अपनी कोणीय चाल कम करने के लिए अपने हाथ बाहर की ओर फैला देना चाहिए। सभी मूल बलों में सबसे दुर्बल बल कौन सा है? तो गुरुत्वीय बल सबसे दुर्बल बल है, क्योंकि इसकी एक सीमा होती है जो अंतरिक्ष में काम नहीं करती है। पानी से निकाले गए सेविंग ब्रश में बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण क्या है? तो पृष्ठ तनाव इसका मुख्य कारण है, जिससे बाल आपस में चिपक जाते हैं। प्रकृति में सबसे सशक्त बल कौन सा है? तो नाभिकीय बल सबसे सशक्त बल माना जाता है प्रकृति में। ज्यादा ऊंचाई पर सांस लेने में कठिनाई क्यों होती है? क्योंकि वायु के कम दबाव के कारण वहां पर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति और वायु दाब की अनुपस्थिति, जिसके कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। किसी उपग्रह में किसी अंतरिक्ष यात्री द्वारा गिराया गया चम्मच कैसा होगा? तो उपग्रह की गति के साथ भी वह चम्मच उपग्रह के साथ घूमता रहेगा।
आपेक्षता के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सदा एक समान रहता है? तो प्रकाश का वेग सदैव एक समान रहता है आपेक्षता के सिद्धांत के अनुसार। पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण क्या है? तो प्रतिक्रिया का बल पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का मुख्य कारण है। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चांद पर ले जाया जाता है तो क्या होगा? तो पृथ्वी से चांद पर ले जाते समय भार बदल जाता है, द्रव्यमान उतना ही रहेगा। चावल का पकना कहां पर कठिन होगा? तो पर्वत के शिखर पर वायु दाब के कारण चावल का पकना कठिन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कैंटिलीवर बीम का उदाहरण है? तो कैंटिलीवर बीम का उदाहरण जो है पुल, जिसमें दोनों ओर से सपोर्ट हो और बीच में कोई सपोर्ट ना हो, ये कैंटिलीवर बीम है। विभिन्न द्रव्यमान के दो पत्थरों को एक भवन के शिखर के साथ गिराया गया तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो दोनों पत्थर जमीन में एक साथ गिरेंगे, सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों, ये था आपका 50 क्वेश्चन का वीडियो। कैसा लगा आपके लिए कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। दोस्तों, मैं रंजीत पांडे आपके लिए पर डे नए क्वेश्चंस के वीडियो लेकर आता हूं। आज मैं आपके लिए 50 प्रश्न लेकर आया हूं और ये सभी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में रिपीट पर पूछे जाते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्रतिदिन वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, कमेंट करें और लाइक भी जरूर करें। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। नीचे दी गई चारों नदियां केरल की नदियां हैं। इनमें से कौन सी नदी राज्य की सबसे दक्षिणावर्ती नदी है? तो ये चारों नदियां केरल की नदियां हैं और राज्य की सबसे दक्षिणावर्ती नदी जो है यह नैयार नदी है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री इनमें से कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री ऑप्शन नंबर डी राजकुमारी अमृत कौर जी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रतापगढ़ की लड़ाई में छत्रपति शिवाजी द्वारा निम्नलिखित में से कौन मारा गया था? तो प्रतापगढ़ की लड़ाई में छत्रपति शिवाजी द्वारा इनमें से अफजल खान राइट आंसर हो जाएगा। शिवाजी द्वारा निम्नलिखित में से कौन मारा गया था? तो अफजल खान मारा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारतीय खनन ब्यूरो के अनुसार 2018 में निम्नलिखित में से किस राज्य में चांदी का सबसे बड़ा भंडार मिला है? तो खदान मिली है चांदी की 2018 में भारतीय खनन ब्यूरो के रिपोर्ट के मुताबिक। तो यह राज्य है राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। पैसिफिक अंतरराष्ट्रीय बिलियर्ड चैंपियनशिप जीतने के लिए भारत के सौरव कोठारी को किसने हराया था? तो सौरव कोठारी बिलियर्ड्स खेलते हैं। भारत के तरफ से पैसिफिक अंतरराष्ट्रीय बिलियर्ड चैंपियनशिप में जीतने के लिए भारत के सौरव कोठारी को हराया था पीटर गिलक्रिस्ट ने। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है। भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष इनमें से कौन है? तो भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह जी हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। महान कवि, भारतीय कवि और नाटककार महाकवि कालिदास जी के निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक नहीं है? तो महाकवि कालिदास जी के द्वारा लिखी हुई पुस्तकें हमेशा पूछी जाती है और मालती माधव यह पुस्तक महाकवि कालिदास जी के द्वारा लिखित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। टेस्ट मैच की पहली पारी में शतक लगाने वाला भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी इनमें से कौन था? तो टेस्ट मैच की पहली पारी में शतक लगाने वाला भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी शिखर धवन। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। भारत सरकार के निम्नलिखित में से किस संगठन पर प्रतिबंध लगाया है? तो भारत सरकार ने जमात उल मुजाहिदीन, जो कि बांग्लादेश का एक संगठन है, इस पर प्रतिबंध लगाया है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में बाइनरी लॉजिक और अरिथमेटिक का प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन था? तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में बाइनरी लॉजिक और अरिथमेटिक का प्रवर्तक इनमें से ऑप्शन नंबर डी क्लाड शेनॉन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी एक जल जनित बीमारी नहीं है? तो जल से होने वाली बीमारी ऑप्शन नंबर कंठमाला रोग आयोडीन की कमी से होता है। राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ाई करने का सबसे अधिक रिकॉर्ड रखने वाला दुनिया का एकमात्र पर्वतारोही बन गया है? तो माउंट एवरेस्ट पर सबसे अधिक चढ़ाई करने वाला एकमात्र रिकॉर्ड रखने वाला दुनिया का पहला पर्वतारोही, माफ करिएगा, सबसे अधिक चढ़ाई करने वाला पर्वतारोही ये कामी रीता शेरपा जी हैं। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। कौन सा पर्वत भारत के पूर्वीय सीमा पर म्यांमार के साथ में स्थित है? तो भारत का पूर्वांचल पर्वत श्रेणी जो है पूर्वी सीमा पर म्यांमार के साथ में स्थित है।
दूसरा संघाई सहयोग संगठन मास मीडियम फोरम कहां पर आयोजित किया गया था? तो दूसरा संघाई सहयोग संगठन मास मीडिया फोरम यह किर्गिस्तान में आयोजित हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। प्लेइंग इट माई वे आत्मकथा के लेखक कौन है? तो प्लेइंग इट माई वे आत्मकथा के लेखक सचिन तेंदुलकर जी हैं। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, टैबलेट और स्मार्टफोन इनमें से किसके विभिन्न प्रकार हैं? तो डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, टैबलेट और स्मार्टफोन ये सभी माइक्रो कंप्यूटर के विभिन्न प्रकार हैं। चैरियल क्रॉल्स भारत की लुप्त प्राय कला है जिसे नकाशी परिवार की कई पीढ़ियों द्वारा चलाया जा रहा है। इस कला का संबंध आधुनिक समय के किस भारतीय राज्य से है? तो चैरियल क्रॉल्स जो है यह तेलंगाना राज्य की प्रसिद्ध स्थानीय चित्रकला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त संस्थाओं द्वारा अपने अल्पकालिक दायित्वों की पूर्ति करने की योग्यता को सुनिश्चित करने हेतु अत्यधिक तरल संपत्ति के अनुपात को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो अत्यधिक तरल संपत्ति के अनुपात को हम कहते हैं चल निधि कवरेज अनुपात। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। विश्व आर्थिक मंच सहित येल और काले बियां विश्वविद्यालय की द्विवार्षिक रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2018 में 180 देशों में भारत की रैंकिंग क्या थी? तो 2018 की पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक के 180 देशों में से भारत की रैंकिंग 117वें नंबर पर थी। दबाव की एसआई इकाई क्या है? तो दबाव की एसआई इकाई जो है पास्कल है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के किस पूर्व न्यायाधीश को मई 2019 में समाचार प्रसारण मानक प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था? तो समाचार प्रसारण मानक प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में A.K. सीकरी जी को नियुक्त किया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। यूक्रेन के छठे राष्ट्रपति के रूप में इनमें से किसे चुना गया और शपथ दिलाई गई थी? तो यूक्रेन के छठे राष्ट्रपति के रूप में वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को शपथ दिलाई गई थी। राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से पुष्पहीन पौधों में से कौन सा पौधा शंकुफल और बीज का उत्पादन करता है जिसमें अंडाशय के भीतर बीज नहीं होते हैं? तो शंकुफल और बीज का उत्पादन करता है और अंडाशय के भीतर बीज नहीं होते हैं, यह होता है जिम्नोस्पर्म। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर है। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? तो भारतीय राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र भारत के उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं संविधान के अनुसार। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध सूफी संत इब्राहिम सुतार का संबंध किस राज्य से है? तो इब्राहिम सुतार जो हैं ये कर्नाटक राज्य से संबंधित हैं जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ओमान की लेखक जोका अलार्थी ने 2019 में मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार जीता था। इन्होंने किस उपन्यास के लिए ये पुरस्कार जीता था? तो इसका उपन्यास का नाम है सेलेस्टियल बॉडी। राइट आंसर हो जाएगा। हल्दी घाटी के युद्ध में किस सम्राट की सेना ने महाराणा प्रताप से युद्ध किया था? तो हल्दी घाटी के युद्ध में ऑप्शन नंबर अकबर की सेना ने महाराणा प्रताप से युद्ध किया था। मानव विकास सूचकांक 2018 में भारत की रैंकिंग क्या रही? तो मानव विकास सूचकांक 2018 में भारत की रैंकिंग 130वें नंबर पर थी। निम्नलिखित में से कंप्यूटर भाषा कोबोल का आविष्कारक कौन है? तो कंप्यूटर भाषा कोबोल के आविष्कारक ग्रेस मुरे होपर। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर है। जनसंख्या 2011 के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो बिहार राज्य में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है जनसंख्या 2011 के अनुसार, जनगणना के अनुसार। एक प्रकार की रूपांतरित चट्टान कौन सी होती है जिसकी विशेषता विभिन्न प्रकार की चट्टानों के अलग अलग हो जाने के कारण आमतौर पर हल्की और गहरी सिलिकेट की पट्ट संरचना से होती है? तो यह संरचना जो होती है यह शैल की होती है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। मानव में सैन्य सेवाओं के लिए सर्वोच्च पुरस्कार श्रेष्ठता के क्रम में कौन सा है? तो सैन्य सेवाओं के लिए सर्वोच्च पुरस्कार श्रेष्ठता के क्रम में यह है परमवीर चक्र। 2019 में दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ की महिला चैंपियनशिप भारत में लगातार कौन सी बार जीती थी? तो महिला चैंपियनशिप भारत ने लगातार 2019 में जो है यह 5वीं बार जीती थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन एक ऐसे राज्य में नहीं किया जा सकता जिसकी जनसंख्या निम्नलिखित में से किससे अधिक ना हो? तो यहाँ पर पंचायतों का गठन ऐसे राज्य में नहीं कर सकते हैं जिसकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक ना हो। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौद्रिक सिद्धांत है जिसमें कहा गया है कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है? तो यह नियम ग्रेशम का नियम है जिसमें यह कहा गया है कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है। पारिवारिक लोक नृत्य गोटीपुआ किस राज्य से संबंधित है? तो गोटीपुआ लोक नृत्य जो है उड़ीसा राज्य से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा। भारत की मीठे पानी की झील कोलेरू झील किस राज्य में है? तो कोलेरू झील जो है यह आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है।
राष्ट्रपति के चुनाव से उत्पन्न सभी संदेह और विवादों की जांच करने और निर्णय करने की शक्तियां किसमें निहित होती हैं? तो विवादों की जांच करने और निर्णय करने की शक्तियां जो है यह किसमें निहित होती हैं? तो यह सर्वोच्च न्यायालय में निहित होती हैं। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर है। निम्नलिखित में से सामान्यतः किस पोषक तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग हो जाता है? तो घेंघा रोग आयोडीन की कमी के कारण से होता है। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर को प्रायः उनके किसके द्वारा के उपयोग के आधार पर माना जाता है? तो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्रायः ट्रांजिस्टर का उपयोग होता था, जिसके आधार पर हम उन्हें पहचान सकते हैं। 1774 में प्रसिद्ध रोहिल्ला युद्ध में रोहिल्ला को अवध के किस नवाब ने हराया था? तो रोहिल्ला को अवध के नवाब शुजा-उद-दौला ने हराया था। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। तैराक को पानी में तैरने के लिए कौन सा बल मदद करता है? तो उत्प्लावक बल तैराक को पानी में तैरने के लिए मदद करता है। जून 2018 में आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा किस पक्षी को राजकीय पक्षी घोषित किया गया था? तो आंध्र प्रदेश सरकार ने जो है रोज रिंग तोता को राजकीय पक्षी घोषित किया था। पोलावरम सिंचाई परियोजना किस नदी पर बनाई जा रही है? तो पोलावरम सिंचाई परियोजना गोदावरी नदी पर बनाई जा रही है। किस देश ने 2019 में सुल्तान अजलान शाह हॉकी कप जीता है? तो ऑप्शन नंबर ए दक्षिण कोरिया ने यह कप जीता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तत्कालीन बड़ौदा शासक सयाजी गायकवाड़ द्वितीय की स्मृति में स्थापित किए गए तीसरे सयाजी रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो तीसरे सयाजी रत्न पुरस्कार से ऑप्शन नंबर अमिताभ बच्चन जी को सम्मानित किया गया था। कौन सा स्थान जो चिकन कढ़ाई कढ़ाई शैली के लिए प्रसिद्ध है? तो लखनऊ स्थान जो है यह चिकन कढ़ाई कढ़ाई शैली के लिए प्रसिद्ध है। 2019 में तीनों प्रारूप टेस्ट मैच एक दिवसीय T20 से विश्व में सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय रन किसने बनाए हैं? तो इनका नाम है सचिन तेंदुलकर जी, जिन्होंने रन बनाए हैं। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए किसे चुना गया है? तो जोको विडोडो को चुना गया है। और आज का आखिरी क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं? तो 22 मई को मनाते हैं। तो दोस्तों ये था 50 क्वेश्चन का वीडियो। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के पार्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। मैं रंजीत पांडे आपके लिए पर डे नए नए टॉपिक से अलग अलग तरीके के वीडियो लेकर आता हूं। आज हम सीरीज कवर कर रहे हैं 1000 क्वेश्चंस की, जिसमें हम 601 से 700 तक क्वेश्चंस पढ़ेंगे। ये वन लाइनर फॉर्मेट में प्रश्न रहेंगे जो कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं और महत्वपूर्ण रूप से जनरल नॉलेज के सेक्शन में रिपीट पर पूछे जाते हैं। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसा लगा। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो रोज़ इसी प्रकार के वीडियो प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1961 में अर्जुन पुरस्कार शुरू हुआ था। भारत की मानक रेखा कौन सी है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है, भारत की मानक समय रेखा है। मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो विनोबा भावे जी मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे। मोनालिसा किसकी विश्वविख्यात पेंटिंग है? तो लियोनार्डो दा विंची की विश्वविख्यात पेंटिंग है मोनालिसा। हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? तो धर्मवीर जी हरियाणा के पहले राज्यपाल थे। दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? तो इसे हम देशांतर रेखा कहते हैं। महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की थी? तो 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा महात्मा गांधी जी की हत्या हुई थी। भारत में कौन सा अनाज सबसे ज्यादा खाया जाता है? तो चावल भारत में सबसे ज्यादा खाया जाता है। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा के मंदिर किस धर्म से संबंधित हैं? तो दिलवाड़ा के मंदिर जो है यह जैन धर्म से संबंधित है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो महानदी पर हीराकुंड बांध बनाया गया है। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई थी? तो शाहजहां ने दिल्ली स्थित जामा मस्जिद बनवाई थी। शांतिकाल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा होता है? तो अशोक चक्र शांतिकाल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार होता है। डेयरी राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो करनाल हरियाणा में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थित है। भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है? तो इसे हम धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाते हैं। 1526, 1556 और 1761 के 3 ऐतिहासिक युद्ध जो है किस नगर में हुए थे? तो ये पानीपत में हुए थे, जो कि हरियाणा राज्य में पड़ता है। हाल ही में किस राज्य से अलग करके तेलंगाना राज्य बना है? तो आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना राज्य बना है। भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है? तो पश्चिमी तट पर अरब सागर स्थित है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो पेरिस फ्रांस में यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो 1995 में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। शिक्षा का किंडरगार्टन पद्धति किसकी देन है? तो फ्रोबेल की देन है किंडरगार्टन पद्धति।
एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई? तो 1961 में एनसीईआरटी की स्थापना हुई। तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ था? तो अकबर के दरबार में तानसेन संगीतज्ञ था। कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा? तो बैरम खान 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो पंडित रविशंकर का संबंध सितार नामक वाद्य यंत्र से है। पेनाल्टी कॉर्नर का संबंध किस खेल से है? तो पेनाल्टी कॉर्नर का संबंध हॉकी खेल से है। उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण क्या था? तो पश्चिमी विक्षोभ उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का मुख्य कारण था। देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो देवधर ट्रॉफी क्रिकेट खेल से संबंधित है। रूस की मुद्रा कौन सी है? तो रूबल रूस की मुद्रा है। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह लोथल था। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभदेव जी जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो लुम्बिनी जो कि नेपाल में है, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? तो भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो प्रतिभा पाटिल जी भारत की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। कटक किस नदी पर बसा हुआ है? तो उड़ीसा में महानदी के किनारे कटक बसा हुआ है। बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं? तो बाइनरी भाषा में 2 अक्षर होते हैं। लेन का विस्तार क्या होगा? तो लोकल एरिया नेटवर्क लेन का विस्तार होता है। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो कुशीनगर में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। गोवा पुर्तगाली शासन से कब आजाद हुआ था? तो 1961 में गोवा पुर्तगाली शासन से आजाद हुआ था। बक्सर का युद्ध कब हुआ जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अधिकार हो गया? तो यह 1764 में जो है हुआ था बक्सर का युद्ध, जिसके परिणाम स्वरूप बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अंग्रेजों का जो है प्रशासन हो गया था। रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ था? तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लागू हुआ था। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहाँ भेज दिया था? तो बर्मा, म्यांमार में भेज दिया था। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी है? तो आलम आरा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत 7वें नंबर पर आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर भारत की स्थलीय सीमा है। भारत का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार कितना है? तो 2,933 किलोमीटर भारत का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार है। तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया था? तो 22 जुलाई 1947 को तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया था। जनगण मन को संविधान सभा ने कब राष्ट्रगान घोषित किया था? तो 24 जनवरी 1950 को जनगण मन को संविधान सभा ने राष्ट्रगान घोषित किया था। खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ पर है? तो खुदा बख्श पुस्तकालय पटना में स्थित है। 1784 में कोलकाता में किसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? तो यह स्थापना विलियम जोन्स ने की थी। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया? तो 86वां संविधान संशोधन था। किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया? तो संपत्ति का अधिकार 44वें संशोधन के द्वारा हटा दिया गया। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? तो इसे हम कर्क रेखा कहते हैं। सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो सशस्त्र सेना झंडा दिवस जो है 7 दिसंबर को मनाते हैं। भारत पाक सीमा पर रेखा जो है वो किस नाम से जानी जाती है? तो भारत पाक सीमा रेखा जो है रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर है? तो बैरन द्वीप, अंडमान निकोबार में भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। किस भारतीय राज्य की 2 राजधानियां हैं? तो जम्मू कश्मीर की शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन 2 राजधानियां हैं। अमेरिका ने कौन सा राज्य 1867 में रूस से खरीदा था? तो 1867 में रूस से अमेरिका ने अलास्का को खरीदा था। विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व विकलांग दिवस 3 दिसंबर को हर साल मनाते हैं। होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो होपमैन कप टेनिस खेल से संबंधित है। नवगठित तेलंगाना राज्य का पहला मुख्यमंत्री कौन था? तो चंद्रशेखर राव जी थे। भारत श्रीलंका के बीच में कौन सी खाड़ी स्थित है? तो मन्नार की खाड़ी स्थित है। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर है। किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? तो कनाडा की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है। किस देश की स्थल सीमा सबसे बड़ी है? तो चीन देश की स्थल सीमा सबसे बड़ी है। म्यांमार बर्मा की मुद्रा कौन सी है? तो क्यात नाम से जानी जाती है मुद्रा म्यांमार बर्मा की। मौसम संबंधित परिवर्तन वायुमंडल की किस परत में होते हैं? तो यह क्षोभ मंडल में होते हैं। संसार का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? तो दक्षिण चीन सागर संसार का सबसे बड़ा सागर है। गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो इसे हम महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद है।
भारत के किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल, भूटान से मिलती है? तो सिक्किम प्रश्न का सही उत्तर है। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम में स्थित है। 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो मौलाना अब्दुल कलाम ने शुरू किया था। महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? तो कनिष्क के दरबार में थे। भारत में मेट्रो पुरुष कौन कहलाते हैं? तो श्रीधरन कहलाते हैं। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी जी थे। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो 1916 में हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच में हुआ? तो मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। आरबीआई के नए नियमों के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता कितने समय की रहती है? तो यह 3 माह तक की रहती है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH7 वाराणसी से कन्याकुमारी तक सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? तो यह चूना पत्थर का परिवर्तित रूप है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यह जिनेवा में स्थित है, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया था? तो असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। केरल के तट को क्या कहते हैं? तो मालाबार तट कहते हैं। जैदावस्था किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? तो यह पारसी धर्म की धार्मिक पुस्तक है। भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया था? तो 1911 के कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो H2 है। प्रकृति में पाया जाने वाला कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो यह हीरा है। समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा कितनी होती है? तो 3.5% होती है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री जी होते हैं। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो 326 BC में किया था। भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ था? तो 2 साल 11 माह 18 दिन में तैयार हुआ था भारत का संविधान। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर सकता है? तो अनुच्छेद धारा 356 के तहत हो सकता है। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी। भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ पर स्थापित है? तो यह तारापुर में स्थापित है। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने शांति निकेतन की स्थापना की थी। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? तो 1969 में शुरू हुआ था। गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो इसे महापरिनिर्वाण कहते हैं। प्रथम बौद्ध काउंसिल कहाँ और किसके शासनकाल में हुई थी? तो 483 BC में राजगृह स्थान पर अजातशत्रु के काल में हुई थी। सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? तो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में है? तो यह अफ्रीका महाद्वीप में है। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई? तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी। तो दोस्तों ये थे 100 क्वेश्चन। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को जरूर चैनल से जोड़ें। कल फिर नए वीडियो के साथ में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। दोस्तों मैं रंजीत पांडे आपके लिए पर डे जीके के रिपीटेड पूछे जाने वाले प्रश्न प्रीवियस ईयर्स के जो हैं वो लेकर आता हूं। एसएससी के नोटिफिकेशन आ गए हैं, आप सभी को पता है। आप में से कई दोस्त हमारे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही शानदार वीडियो होने वाला है, क्योंकि हम आपके लिए एसएससी के पुराने साल के क्वेश्चंस लेकर आए हैं। इसी प्रकार रोज हम आपके लिए वीडियोस लेकर आएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने ग्रुप्स में जरूर शेयर कर दें कि आपको जीके के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़ना है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। 100 प्रश्न हैं, 100 क्वेश्चन, वन लाइनर फॉर्मेट में। बहुत ही कम समय में आपका रिवीजन होने वाला है और नए क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, गैर तेल का प्रथम कुआं कब और कहां खोदा गया? तो 1859 में संयुक्त राज्य अमेरिका में गैर तेल का प्रथम कुआं खोदा गया था। किरकुक किस खनिज से संबंधित खदान है? तो किरकुक जो है यह खनिज तेल से संबंधित खदान है। खनिज तेल के भंडार होते हुए भी कौन सा देश तेल का आयात करता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका खनिज तेल के भंडार होते हुए भी खनिज तेल का आयात करता है। अंधी घाटी क्षेत्र किस खनिज के लिए विख्यात है? तो अंधी घाटी जो क्षेत्र है वह यूरेनियम खनिज के उत्खनन के लिए विख्यात है। थोरियम का सबसे अधिक भंडार कहां पर पाया जाता है? तो हमारे भारत में थोरियम का सबसे अधिक भंडार पाया जाता है, जो कि मोनोजाइट नामक बालू से निकाला जाता है। विश्व में पवन ऊर्जा का कौन सा देश सबसे अधिक उत्पादन करता है? तो पवन ऊर्जा का उत्पादन, माफ करिएगा, यहाँ पर भारत की बात हो रही थी, तो भारत जो है पवन ऊर्जा के उत्पादन में 5वें नंबर पर है। राइट आंसर हो जाएगा। आंसर देख के क्वेश्चन पता लगाया। विश्व का प्रथम जल विद्युत केंद्र कब और कहां स्थापित हुआ था? तो 1883 में फ्रांस में विश्व का प्रथम जल विद्युत केंद्र जो है अब स्थापित हुआ था।
विश्व के किस महाद्वीप में जल विद्युत शक्ति की संभावना सर्वाधिक है? तो अफ्रीका महाद्वीप में जल विद्युत की संभावना सर्वाधिक है। पर्यावरण के अनुकूल होते हुए भी किसी भी श्वेत कोयला के नाम से जाना जाता है, तो जल विद्युत को पर्यावरण के अनुकूल होते हुए भी श्वेत कोयला के नाम से जाना जाता है। विद्युत उत्पादन के लिए भूतापीय ऊर्जा का उपयोग सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो इटली देश में विद्युत उत्पादन के लिए भूतापीय ऊर्जा का सबसे पहले उपयोग हुआ था। किस देश में एकमात्र ऊर्जा का स्रोत जल विद्युत ही है? तो स्विट्जरलैंड में एकमात्र स्रोत जल विद्युत का स्विट्जरलैंड है, जल विद्युत है स्विट्जरलैंड में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत। कोयले की सर्वोत्तम किस्म कौन सी होती है? तो एंथ्रेसाइट किस्म कोयले की सर्वोत्तम किस्म है। विश्व में किस प्रकार के कोयले का सबसे अधिक भंडार है? तो बिटुमिनस क्वालिटी का जो कोयला है विश्व में सर्वाधिक पाया जाता है। कौन सा कोयला भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है? तो लिग्नाइट कोयला भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है। एंथ्रेसाइट कोयले में कार्बन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? तो एंथ्रेसाइट कोयले में कार्बन की मात्रा जो है यह 90% तक होती है। बिटुमिनस कोयले का उत्पादन विश्व में कोयले के कुल उत्पादन का कितने प्रतिशत है? तो बिटुमिनस कोयले का उत्पादन विश्व में कोयले के कुल उत्पादन का 80% है। सही उत्तर हो जाएगा। कोयला किस प्रकार की चट्टान में पाया जाता है? तो कोयला जो है यह पाया जाता है अवसादी चट्टान में। विश्व में कोयला सबसे अधिक किस देश में पाया जाता है? तो चीन में विश्व में सर्वाधिक कोयला पाया जाता है। जर्मनी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र कौन सा है? तो वेस्ट फोलियो क्षेत्र जो है जर्मनी का सबसे महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र है। विश्व की सबसे बड़ी कोयला खदान कौन सी है, कहां पर है? तो बांकी खान जिम्बाब्वे में विश्व की सबसे बड़ी कोयला खदान है। कोयला उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो कोयला उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। विश्व विख्यात डोनवास कोयला क्षेत्र किस देश में है? तो विश्व विख्यात डोनवास कोयला क्षेत्र जो है यूक्रेन में स्थित है। रूर बेसिन कोयला क्षेत्र किस देश में है? तो रूर बेसिन कोयला क्षेत्र जो है जर्मनी में स्थित है। कौन से ऊर्जा संसाधन के नवीनकरणीय योग्य संसाधन है? तो जल विद्युत और सौर ऊर्जा ऊर्जा के नवीनकरणीय योग्य संसाधन है। ऊर्जा का अपरंपरागत स्रोत कौन सा है? तो पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और सौर ऊर्जा यह अपरंपरागत स्रोत हैं। विश्व में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व में पेट्रोलियम का सर्वाधिक आयातक देश है। म्यांमार का पोगु योमा क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो म्यांमार का पोगु योमा क्षेत्र जो है खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। किस देश में सर्वप्रथम पेट्रोलियम का उत्पादन हुआ था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में सर्वप्रथम पेट्रोलियम का उत्पादन हुआ था। जल विद्युत उत्पादन हेतु सबसे अधिक उपयुक्त भौगोलिक दिशाएं किस देश में उपलब्ध है? तो कांगो गणराज्य में जल विद्युत उत्पादन हेतु सबसे उपयुक्त भौगोलिक दिशाएं उपलब्ध हैं। कुजबास कोयला क्षेत्र किस देश में स्थित है? तो कुजबास कोयला क्षेत्र रूस देश में स्थित है। विश्व का सबसे अधिक लिग्नाइट कोयला उत्पादक देश कौन सा है? तो जर्मनी विश्व का सबसे अधिक लिग्नाइट कोयला उत्पादक देश है। विश्व में संभव जल विद्युत शक्ति का न्यूनतम विकास किस महाद्वीप में हुआ है? तो न्यूनतम विकास जल विद्युत शक्ति का अफ्रीका में हुआ है। गुप्त वंश की स्थापना कब हुई थी? तो गुप्त वंश की स्थापना 319 ईस्वी में हुई थी। गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा गुप्त वंश की स्थापना हुई थी। गुप्त वंश के किस शासक ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। आर्यभट्ट कौन है? तो खगोल वैज्ञानिक और गणितज्ञ हैं आर्यभट्ट। आर्यभट्ट किस वंश के समकालीन थे? तो गुप्त वंश के समकालीन थे। गुप्त शासकों की राज दरबारी भाषा क्या थी? तो गुप्त शासकों की दरबारी भाषा संस्कृत थी। गुप्त राजवंश के किस शासक ने हूणों का आक्रमण रोका था? तो स्कंदगुप्त ने हूणों का आक्रमण रोका था। गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? तो कला और स्थापत्य के लिए गुप्त राजवंश प्रसिद्ध था। अजंता और एलोरा कलाकृतियां किस काल से संबंधित हैं? तो अजंता और एलोरा कलाकृतियां गुप्त काल से संबंधित है। कालिदास किसके राज दरबारी कवि थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के कालिदास राज दरबारी कवि थे। अजंता चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से अजंता की चित्रकारी संबंधित है। एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो भानुगुप्त से एरण अभिलेख का संबंध है। चीनी यात्री फाहियान किसके काल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? तो गुप्त युग को भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहते हैं। सेतुबंध की रचना किस वंश के शासक ने की थी? तो सेतुबंध की रचना वाकाटक शासक जो थे राजवंश के शासक ने की थी। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? तो समुद्रगुप्त को कविराज कहा गया है। कौन सा गुप्त शासक भारतीय नेपोलियन के नाम से प्रसिद्ध था? तो समुद्रगुप्त भारतीय नेपोलियन के नाम से प्रसिद्ध था।
स्कंदगुप्त को किस लेख से शक्रोपम कहा गया है? तो कहो मस्तम अभिलेख से स्कंदगुप्त को शक्रोपम कहा गया है। गुप्त काल के सबसे लोकप्रिय देवता कौन थे? तो विष्णु गुप्त काल के सबसे लोकप्रिय देवता थे। दिल्ली में स्थित लौह स्तंभ किस सदी में निर्मित हुआ था? तो यह चौथी सदी में निर्मित हुआ था। फाहियान द्वारा लिखित ग्रंथ फोकुओकी किसका वर्णन मिलता है? तो फाहियान द्वारा लिखित ग्रंथ फोकुओकी में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का वर्णन मिलता है। अमरकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की? किस शासक से जुड़े थे? तो अमर सिंह ने थे। अमर सिंह ने अमरकोश नामक ग्रंथ की रचना की थी और वह चंद्रगुप्त द्वितीय शासक से जुड़े थे। हरिशेन किसका राजदरबारी कवि था? तो यह समुद्रगुप्त का राजदरबारी कवि था। गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? तो इसे हम दीनार के नाम से जानते थे। कुमार संभव महाकाव्य को किसने रचा है? तो कालिदास जी द्वारा कुमार संभव महाकाव्य रचा गया है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस युग में हुई थी? तो गुप्त युग में हुई थी। गुप्त युग में भू राजस्व की दर क्या थी? तो उपज का छठा भाग गुप्त युग में भू राजस्व दर का भाग था। नगरों का क्रमिक पतन किस युग की विशेषता थी? तो नगरों का क्रमिक पतन गुप्त युग की विशेषता थी। राइट आंसर हो जाएगा। किस वंश के शासकों ने मंदिर और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान किए थे? तो सबसे ज्यादा गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान किए थे। महरौली स्थित लौह स्तंभ किसकी स्मृति है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय की स्मृति में महरौली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण हुआ था। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम नाटक का नायक कौन था? तो अग्निमित्र मालविकाग्निमित्रम नाटक का नायक था। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है? तो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का जो है मिलता है वर्णन। बाल विवाह की प्रथा कब आरंभ हुई थी? तो गुप्त युग में बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी। सर्वप्रथम कौन सा ग्रंथ यूरोपीय भाषा अनुवादित या अनुदित था? तो अभिज्ञान शकुंतलम सबसे पहले ग्रंथ था जो यूरोपीय भाषा में अनुवादित हुआ था। सती प्रथा का प्रथम उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो एरण अभिलेख से सती प्रथा का प्रथम जो है उल्लेख मिलता है। गुप्तकालीन सिक्कों का ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ है सबसे बड़ा? तो बयाना जो कि भरतपुर में स्थित है, गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर प्राप्त हुआ है। किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? तो रूपक नामक गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है। कालिदास की कौन सी कृति की गिनती विश्व की सर्वाधिक प्रसिद्ध 100 कृतियों में की जाती है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की सर्वाधिक प्रसिद्ध कृति है। गणित की दशमलव प्रणाली के आविष्कार का श्रेय किसे जाता है? तो मौर्य युग को गणित की दशमलव प्रणाली के आविष्कार का श्रेय जाता है। किस विद्वान ने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया था? तो आर्यभट्ट विद्वान जो थे इन्होंने गणित को एक अलग विषय के रूप में प्रतिस्थापित किया था। गुप्त काल की प्रसिद्ध पुस्तक नवनीतकम का संबंध किस क्षेत्र से है? तो नवनीतकम पुस्तक जो है चिकित्सा क्षेत्र से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है तांबे के सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो रामगुप्त तांबे के सिक्के जारी करने वाला पहला गुप्त शासक था। मेहर कुल का संबंध किससे था? तो मेहर कुल का संबंध हूणों से था। कौन से गुप्त राजा ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो विक्रमादित्य की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण की थी। किस गुप्त शासक ने दक्षिण में 12 राज्यों पर विजय प्राप्त की थी? तो समुद्रगुप्त ने दक्षिण में 12 राज्यों पर विजय प्राप्त की थी। सर्वराजोच्छेता की उपाधि धारण किसने की थी? तो सर्वराजोच्छेता की उपाधि समुद्रगुप्त ने धारण की थी। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की स्थापना कब की थी? तो 319 ईस्वी में की थी। गुप्त संवत और शक संवत में कितना अंतर है? तो 241 वर्ष का अंतर है गुप्त संवत और शक संवत में। किस वंश के शासकों ने चांदी की मुद्राओं का प्रचलन किया था? तो गुप्त वंश के शासकों ने चांदी की मुद्राओं का प्रचलन किया था। किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था? तो विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। गुप्त काल में प्रमुख शिक्षा केंद्र कौन से थे? तो पाटलिपुत्र उज्जैनी गुप्त काल में प्रमुख शिक्षा केंद्र थे। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो विष्णुगुप्त गुप्त वंश का अंतिम शासक था। सती होने का प्रमाण सबसे पहले कब मिला था? 510 ईस्वी में सती होने का प्रमाण जो है सबसे पहले मिला था। सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ किसने लिखा है? तो आर्यभट्ट ने सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखा है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो 415 से 454 ईस्वी के बीच में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है। पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन था? तो पुष्यभूति वंश की स्थापना जो है पुष्यभूति वर्धन ने की थी। पुष्यभूति वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो हर्षवर्धन था। हर्षवर्धन की गद्दी पर कब बैठा था? तो 606 ईस्वी में हर्षवर्धन जो है वह गद्दी पर बैठा था। हर्षवर्धन का राज दरबारी कवि कौन था? तो बाणभट्ट हर्षवर्धन का राज दरबारी कवि था।
चीनी यात्री हिंसांग किसके समकालीन थे? तो हर्षवर्धन के समकालीन था। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? तो हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक कहा जाता है। अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान था? तो यह हर्षवर्धन था जो अंतिम बौद्ध राजा था और संस्कृत का महान विद्वान था। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई है? तो बाणभट्ट के द्वारा हर्षचरित को लिखा गया है। किस राजा ने रत्नावली नामक पुस्तक लिखी है? तो हर्षवर्धन ने रत्नावली नामक पुस्तक लिखी है। हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? तो ऐहोल अभिलेख से हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी पता चलती है। हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित कर दी थी? तो कन्नौज में स्थानांतरित कर दी थी। सकलोत रापनाथ किसे कहा गया है? तो सकलोत रापनाथ यह हर्षवर्धन को कहा गया है। बंगाल का कौन सा शासक हर्ष के समकालीन था? तो शशांक शासक हर्ष के समकालीन था। तो दोस्तों ये थे 100 क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर अगर नए हैं सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप लाइक करते हैं, सपोर्ट करते हैं तो हमारे लिए एक मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। मैं रंजीत पांडे आज आपके लिए जीके की सीरीज़ में 100 क्वेश्चंस लेकर आया हूं। प्रीवियस ईयर्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और ये सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। हाल ही में एसएससी के नोटिफिकेशन आए हैं और गवर्नमेंट एग्जाम के जो भी स्टेट लेवल पर एग्जाम हो रहे हैं उनमें भी ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो रिवीजन कर लीजिए। 100 प्रश्न हैं वन लाइनर में, जल्दी ही वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये जीके का वीडियो। सबसे पहला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? तो मांडा चेनाब नदी के किनारे स्थित है। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो कालीबंगन राजस्थान प्रदेश में स्थित है। सिंधु घाटी के लोग किस में विश्वास करते थे? तो सिंधु घाटी के लोग मातृशक्ति में विश्वास करते थे। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किस में पाया जाता है? तो विवाह सूक्त जो है यह ऋग्वेद में पाया जाता है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो सरस्वती नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता किस में पता चलता है? तो यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता यजुर्वेद से पता चलता है। वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? तो 6ठी सदी ईसा पूर्व प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ था। भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन कब प्रारंभ हुआ? तो यह मुद्रा का प्रचलन 600 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ था। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने आरंभ की थी? तो सातवाहनों ने वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम आरंभ की थी। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? तो इसे हम धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ पर की थी? तो महावीर जी ने जैन संघ की स्थापना पावापुरी में की थी। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ पर स्थित है? तो सांची में भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप स्थित है। अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगति किस नगर में आयोजित हुई थी? तो अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगति पाटलिपुत्र नगर में आयोजित हुई थी। मौर्य काल के गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? तो इन्हें हम गूढ़ पुरुष के नाम से जानते हैं। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? तो इंडिका मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम था। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? तो सम्राट अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? तो खारवेल प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक था। कण्व या काण्व वंश का संस्थापक कौन था? तो वसुदेव कण्व या काण्व वंश के संस्थापक थे। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो पाकिस्तान में तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है। तमिल काव्य ओडिसी तमिल काव्य का ओडिसी कहा जाता है किसे? तो मड़िक मेकलई को तमिल काव्य का ओडिसी कहा जाता है। गुप्तकालीन पुस्तक नवनीतकम का संबंध किससे है? तो गुप्तकालीन पुस्तक नवनीतकम जो है चिकित्सा से संबंधित पुस्तक है। गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा क्या थी? तो गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा संस्कृत हुआ करती थी। किस गुप्त शासक ने दक्षिणापथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय प्राप्त की थी? तो समुद्रगुप्त ने 12 राज्यों पर धर्म विजय प्राप्त की थी। बाल विवाह की प्रथा किस काल में आरंभ हुई थी? तो गुप्त काल में बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी। गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? तो यह राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी। दक्षिण भारत का संदर्भ में एरीपत्ती का अर्थ क्या था? तो जलाशय की भूमि को एरीपत्ती के नाम से दक्षिण भारत में जानते हैं। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? तो हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक की संज्ञा दी गई है।
हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभाएं कहाँ किया करता था? तो प्रयाग में हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभाएं किया करता था। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? तो चावल मानव के द्वारा सबसे पहले प्रयुक्त अनाज था। हेरोडोट्स के विवरण से भारत के किस अन्य देश के साथ संबंधों का पता चलता है? तो भारत के ईरान के साथ संबंधों का पता चलता है। मेहरौली के जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किए थे? तो गुप्त वंश के शासकों ने मेहरौली के जंग रहित लौह स्तंभ को स्थापित किया था। हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी है? तो हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा विज्ञानेश्वर ने लिखी है। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या है? तो धर्मपाल विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है। उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया? तो राणा कुंभा ने विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया। खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? तो चंदेल राजपूतों ने खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण कराया था। 13वीं शताब्दी में राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर किसने बनवाए थे? तो प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर तेजपाल ने बनवाए थे। किस शासक का काल कन्नड़ साहित्य की उत्पत्ति का काल माना जाता है? तो राष्ट्रकूट का काल कन्नड़ साहित्य की उत्पत्ति का काल माना जाता है। राष्ट्रकूट काल में राष्ट्र या प्रांत का प्रधान क्या कहलाता था? तो प्रधान प्रांत का जो था वह राष्ट्रपति कहलाता था। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? तो शैव धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। किस राष्ट्रकूट शासक ने रामेश्वरम में विजय स्तंभ एवं देवालय की स्थापना करवाई थी? तो कृष्ण तृतीय ने रामेश्वरम में विजय स्तंभ और देवालय की स्थापना करवाई थी। युद्ध में विशेष योग्यता दिखाने वाले योद्धा को कौन सी उपाधि दी जाती थी? तो क्षत्रिय शिखामणि की उपाधि दी जाती थी। मत्तविलास प्रहसन नाटक का रचयिता कौन है? तो महेंद्र वर्मन प्रथम मत्तविलास प्रहसन नाटक के रचयिता हैं। मंदिर स्थापत्य कला की द्रविड़ शैली का आरंभ किस राजवंश के समय में हुआ था? तो यह पल्लव राजवंश के समय में हुआ था। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो 17 बार आक्रमण किया था। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक कौन माना जाता है? तो मोहम्मद गौरी माना जाता है। कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? तो इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार के कार्य को पूरा किया था। नहर निर्माण कराने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक था। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो ठट्टा नामक स्थान पर मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई थी। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो यह इल्तुतमिश की बेटी थी। अलबर्नी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो महमूद गजनवी के शासनकाल में इतिहासकार था। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोदी लोदी वंश का संस्थापक था। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ पर थी? तो लाहौर में कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी। किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया था? तो इब्न बतूता ने विस्तृत विवरण दिया था। नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंद अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता कौन थे? तो अमीर खुसरो इस शैली के जन्मदाता माने जाते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 1336 ईस्वी में हुई थी। अटाला मस्जिद कहाँ पर स्थित है? तो यह जौनपुर में स्थित है। 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो तालीकोटा का प्रसिद्ध युद्ध हुआ था। किस विजयनगर साम्राज्य में उम्मातूर के विद्रोही सामंत गंगराय का दमन किया था? तो विजयनगर सम्राट ने उम्मातूर के विद्रोही सामंत गंगराज का दमन किया था। उनका नाम था कृष्णदेव राय। बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में क्या मुख्य साम्य था? तो संसार दुखपूर्ण है, इनके द्वारा यह कहा गया था। भक्ति आंदोलन का आरंभ किसके द्वारा हुआ था? तो अलवार और नयनार संतों द्वारा आरंभ हुआ था। भक्ति आंदोलन के दौरान असम में किसने इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया था? तो शंकर देव ने असम में प्रतिनिधित्व किया था। भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो जहांगीर मुगल सम्राट के समकालीन थे भक्त तुकाराम। प्रसिद्ध सूफी संत सलीम चिश्ती कहाँ रहते थे? तो यह फतेहपुर सीकरी में रहते थे। महिला सूफी राबिया कहाँ की थी? तो यह बसरा स्थान पर रहती थी। शेरशाह की महानता का द्योतक क्या है? तो प्रशासनिक सुधार इसकी महानता का द्योतक है। भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? तो शेरशाह सूरी ने बनवाई थी। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो यह ग्वालियर में स्थित है। सती प्रथा की भत्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन था? तो यह अकबर था। किस युद्ध में भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी थी? तो पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी थी। अकबर की युवावस्था में उसका संरक्षक कौन था? तो बैरम खान था। अकबर के संरक्षक बैरम खान का पतन कब हुआ? तो 1560 ईस्वी में हुआ था। शाहजहां के समय में महावत खां का विद्रोह की घटना शाहजहां के समय में महावत खां का विद्रोही घटना कहाँ पर हुई थी या नहीं हुई थी? तो बिल्कुल नहीं हुई थी। किसके समय में कंधार हमेशा के लिए मुगल के हाथ से निकल गया था? तो जहांगीर के समय से कंधार हमेशा के लिए मुगल साम्राज्य के हाथ से निकल गया था। शिवाजी के अंतिम सैन्य अभियान कौन सा था? तो कर्नाटक अभियान अंतिम सैन्य अभियान था। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? तो रायगढ़ शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी थी। प्रसिद्ध चेतक किससे संबंधित है? तो यह राणा प्रताप के घोड़े का नाम है।
भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की थी? तो सूरत में स्थापित की थी। भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाला महानतम पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तो अल्बुकुर्क था। किस मुगल शासक का वास्तविक नाम अली गौहर था? तो शाह आलम द्वितीय का वास्तविक नाम अली गौहर था। किस मुगल बादशाह का मूल नाम रोशन अख्तर था? तो मोहम्मद शाह का मूल नाम रोशन अख्तर था। राज्य हड़प नीति किसने प्रारंभ की थी? तो लॉर्ड डलहौजी ने राज्य हड़प नीति प्रारंभ की थी। 20वीं सदी के पूर्वार्ध में देश का भीषणतम अकाल 1942 से 43 में कहाँ पड़ा था? तो यह बंगाल में पड़ा था। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो नरेंद्रनाथ दत्त था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू हुई थी? तो विलियम बेंटिक के द्वारा लागू हुई थी। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यह वेल्लूर में स्थित है। रामकृष्ण मिशन का संस्थापक कौन था? तो स्वामी विवेकानंद जी थे। अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित हुई थी? तो लखनऊ में आयोजित हुई थी। 1899 से 1909 के मुंडा क्रांति का नेता कौन था? तो बिरसा मुंडा जी थे। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो खान बहादुर थे। कानपुर के गदर का नेतृत्व किसने किया था? तो नाना साहब ने इस गदर का नेतृत्व किया था। गवर्नर जनरल के कार्यकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? तो लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1985 में हुई थी। उदारवादियों की कार्यपद्धति का साधन कौन सा था? तो प्रार्थना, याचना, फिर विरोध उदारवादियों की कार्यपद्धति के साधन थे। अगला क्वेश्चन है, शेरे पंजाब किसका उपनाम है? तो लाला लाजपत राय जी का उपनाम है। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ? तो 1928-29 में हुआ था। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो 30 जनवरी 1948 को हुई थी। चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? तो रविंद्रनाथ टैगोर की कृति है चित्रा उपन्यास। नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी? तो सरदार भगत सिंह जी ने नौजवान भारत सभा स्थापित की थी। तो दोस्तों ये थे आपके 100 क्वेश्चन का वीडियो। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। कल फिर नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। मैं रंजीत पांडे आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेकर आया हूं। सीरीज चल रही है 5000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की और ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं। लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न को फॉलो करते हुए क्वेश्चन सेट किए गए हैं और बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों में से हैं ये। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। आप अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करें, अपने ग्रुप में जरूर शेयर करें। तो सबसे पहला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, गुप्त वंश के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया है? तो हर्षवर्धन प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? तो कन्नौज प्रश्न के लिए सही उत्तर है। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभाएं कहाँ किया करता था? तो प्रयाग में हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभाएं किया करता था। हर्षवर्धन की राजधानी थानेश्वर से वर्तमान में कहाँ पर स्थित है? तो थानेश्वर जो है वर्तमान में हरियाणा में स्थित है, जो कि हर्षवर्धन की राजधानी थी। वर्तमान में कन्नौज किस प्रदेश में है? तो उत्तर प्रदेश में कन्नौज स्थित है। हेनसांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध नगर कौन सा था? तो मथुरा सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। किस चीनी यात्री को यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है? तो हेनसांग चीनी यात्री यात्रियों में राजकुमार की संज्ञा प्राप्त किए हुए है। कुंभ के मेले का शुभारंभ किसने कराया है? तो हर्षवर्धन ने कुंभ के मेले का शुभारंभ कराया था। किस शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय के लिए 100 ग्रामों की आय दान के रूप में दिया था? तो हर्षवर्धन ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 100 ग्रामों की आय को दान के रूप में दे दिया था। दक्षिण भारत में एरी पत्ती का अर्थ क्या हुआ करता था? तो जलाशय की भूमि दक्षिण भारत में एरी पत्ती कहलाती है। पुष्यभूति काल में राज्य की आय का मुख्य साधन क्या था? तो पुष्यभूति काल में राज्य की आय का मुख्य साधन भूमिकर था। पुष्यभूति काल में भूमिकर कितना लिया जाता था? तो पैदावार का 1/6 भाग पुष्यभूति काल में भूमिकर लिया जाता था। हर्षवर्धन के समय नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति कौन था? तो शीलभद्र हर्षवर्धन के समय नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति था। किस अभिलेख में हर्षवर्धन को परमेश्वर कहा गया है? तो मधुबन व बांसखेड़ा अभिलेखों में हर्षवर्धन को परमेश्वर कहा गया है। इतिहास का कश्मीर का इतिहास किस ग्रंथ को कहते हैं? तो राजतरंगिणी को कश्मीर का इतिहास कहा जाता है। राजतरंगिणी नामक ग्रंथ की रचना किसने की है? तो कल्हड़ ने राजतरंगिणी नामक ग्रंथ की रचना की है। करकोट वंश की स्थापना किसने की है? तो दुर्लभ वर्मन ने करकोट वंश की स्थापना की है। अवंती नगर नामक नगर किस शासक ने बसाया था? तो अवंती वर्मन ने अवंती नगर संगर को बसाया था। कारकोट वंश के बाद किस वंश का उदय हुआ था? तो उत्पल वंश का उदय कारकोट वंश के बाद हुआ था। सर्वप्रथम हर्षवर्धन ने कन्नौज में बौद्ध धर्म सभा को आयोजित कब किया था? तो 643 ईस्वी में बौद्ध धर्म सभा को आयोजित किया था।
हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात कन्नौज पर किसका शासन हुआ? तो यशोवर्मन का शासन हुआ था। हेनसांग की रचना का नाम क्या है? तो सी यू की हेनसांग की रचना का नाम है। प्रकृति का सुरक्षा वॉल्व किसे कहते हैं? तो ज्वालामुखी को प्रकृति का सुरक्षा वॉल्व कहते हैं। किस ज्वालामुखी में उद्गार होते रहते हैं? तो जागृत ज्वालामुखी में उद्गार होते रहते हैं। पेले अश्रु की उत्पत्ति कब होती है? तो ज्वालामुखी के उद्गार के समय पेले अश्रु की उत्पत्ति होती है। ज्वालामुखी में कौन सी गैसें होती हैं? तो जलवाष्प, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, यह सम्मिलित रूप से ज्वालामुखी से उत्पन्न होती हैं। कॉल्डेरा किससे संबंधित है? तो ज्वालामुखी से संबंधित है कॉल्डेरा। किस ज्वालामुखी के उद्गार कभी नहीं हुआ वह क्या कहलाता है? तो जिस ज्वालामुखी में उद्गार कभी नहीं हुआ वह शांत ज्वालामुखी की श्रेणी में आता है। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो ओजस डेल सेलेडो अर्जेंटीना चिली में स्थित विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है, सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। विश्व का शांत ज्वालामुखी कौन सा है? तो एकांकांगुआ विश्व का शांत ज्वालामुखी है। फ्यूजियामा किस देश का ज्वालामुखी है? तो जापान में स्थित ज्वालामुखी है। किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं? तो स्ट्रॉम वैली ज्वालामुखी को यह संज्ञा दी गई है। एयरबस ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? तो अंटार्कटिका में एयरबस ज्वालामुखी स्थित है। माउंट एटना ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? तो सिसिली द्वीप पर स्थित है। विशुवियस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो यह इटली देश में स्थित है। ज्वाला खंडाश्मी क्या है? तो तात, शैल के टुकड़े और लावा ज्वाला खंडाश्मी के नाम से जाने जाते हैं। विश्व का सबसे अधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र कौन सा है? तो प्रशांत महासागर का अग्निवलय क्षेत्र विश्व का सबसे अधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र है। किस ज्वालामुखी की आकृति गोभी के फूल के समान होती है? तो वल्केनियन तुल्य ज्वालामुखी की आकृति गोभी के फूल के समान होती है। पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत शैल क्या कहलाता है? तो इसे हम मैग्मा कहते हैं। किस ज्वालामुखी में ऐतिहासिक काल से उद्गार नहीं हुए हैं? तो मृत ज्वालामुखी में उद्गार नहीं हुए हैं। विश्व के अधिकांश ज्वालामुखी जो सक्रिय हैं कहाँ पाए जाते हैं? तो नवीन मोड़दार पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। फोसा मैग्ना क्या कहलाता है? तो यह ज्वालामुखी है। किस स्थलाकृति का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से नहीं हुआ है? तो विसर्प प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। किस प्रकार के ज्वालामुखी को पीलियन तुल्य ज्वालामुखी कहा जाता है? तो विषुवत तुल्य ज्वालामुखी को पीलियन तुल्य ज्वालामुखी कहा जाता है। 10,000 धुआंों वाली घाटी कहाँ पर है? तो 10,000 धुआंों वाली घाटी अलास्का में स्थित है। विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो किलायु जो कि हवाई द्वीप में स्थित है सक्रिय ज्वालामुखी है। पृथ्वी के नीचे द्रवीभूत शैल क्या कहलाते हैं? तो इसे हम मैग्मा कहते हैं। प्रसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण कौन सा है? तो काराकटोआ ज्वालामुखी प्रसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है। एक मिष्टी ज्वालामुखी किस देश में है? तो एल मिष्टी ज्वालामुखी जो है पेरू देश में है। राजपूत काल कब से कब तक का माना जाता है? तो छठी सदी से 12वीं सदी तक राजपूत काल माना जाता है। 712 ईस्वी में सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? तो वहां का शासक दाहिर था। सर्वप्रथम जजिया कर लगाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। दिल्ली का किसका पुराना नाम है? तो यह दिल्ली का पुराना नाम है। पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी? तो पृथ्वीराज रासो की रचना चंद्रवरदाई ने की थी। प्रसिद्ध दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ पर है? तो यह माउंट आबू में स्थित है। खजुराहो में स्थित मंदिरों का निर्माण किसने कराया? तो चंदेल शासकों ने कराया था। विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? तो यह चित्तौड़गढ़ में स्थित है। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया है? तो 17 बार आक्रमण किया है। महमूद गजनवी का प्रसिद्ध आक्रमण कौन सा था? तो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण महमूद गजनवी का प्रसिद्ध आक्रमण था। महमूद गजनवी ने गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? तो 1206 ईस्वी में लूटा था। सोमनाथ मंदिर पर मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? तो भीमदेव प्रथम था। किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद पर लिखे गए हैं? तो हरिकेल प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। रानी पद्मिनी का नाम खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। रानी पद्मिनी किसकी पत्नी थी? तो राणा रतन सिंह की पत्नी थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की है? तो धर्मपाल ने की है। गीत गोविंद किसने लिखी है? तो जयदेव ने गीत गोविंद को लिखा है। जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? तो ये लक्ष्मण सेन की सभा को अलंकृत करते थे। किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया है? तो धर्मपाल ने कराया है। भारत पर सर्वप्रथम अरब आक्रमण किसने किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? तो यह उड़ीसा राज्य में है। कोणार्क में स्थित सूर्य देव मंदिर के संस्थापक कौन थे? तो नरसिंह प्रथम थे। ब्लैक पैगोडा कहाँ पर स्थित है? तो यह कोणार्क में स्थित है। अलवर के संस्थापक कौन हैं? तो अजय पाल जी हैं। किस शासक के दरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण मिला था? तो जयसिंह सिद्धराज के दरबार में संरक्षण मिला था। चंदावर का युद्ध किसके मध्य में हुआ था? तो जयचंद और मोहम्मद गौरी के मध्य में हुआ था। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह भुवनेश्वर में स्थित है। लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली है? तो यह आति केशरी ने डाली है। बंगाल के पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो गोपाल था।
किस पाल शासक को गुजराती कवि सोडढल ने उत्तरापथ का स्वामिन कहा था तो धर्मपाल को यह संज्ञा दी गई है। हिंदू विधि की प्रसिद्ध पुस्तक दाय भाग की रचना किसने की है तो जी मूतवाहन ने की है। रामचरित की रचना किसने की है तो संध्याकर नंदी ने की है। प्रतिहार राजवंश की स्थापना किसने की है तो हरिश्चंद्र ने की है। मेहर भोज का पुत्र कौन था तो महेंद्रपाल था। काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ किसने लिखा है तो राजशेखर ने लिखा है। तोमर वंश का संस्थापक कौन था तो राजा अनंगपाल था। किस शासक को राज पिथौरा कहा जाता है तो पृथ्वीराज चौहान को राज पिथौरा कहा जाता है। कायस्थों का एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है तो ओशनम स्मृति में मिलता है। हिंदू विधि पर मिताक्षरा नामक पुस्तक किसने लिखी है तो विज्ञानेश्वर ने लिखी है। राजस्थान के इतिहास का प्रणेता किसे माना जाता है तो कर्नल टॉड को माना जाता है। सेन वंश की स्थापना किसने की है तो सामंत सेन ने की है। सम रांगड़ सूत्रधार विषय किससे संबंधित है तो स्थापत्य शास्त्र से संबंधित है। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था तो 1191 ईस्वी में हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के बीच में हुआ था तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था तो 1192 में हुआ था। तराइन के द्वितीय युद्ध में किसकी पराजय हुई थी तो पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई थी। भारत का प्रथम तुर्क आक्रमण किसने किया था तो महमूद गजनवी के पिता सुबुक्तगीन ने भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण किया था। महमूद गजनवी के ने प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया था तो हिंदू शाही राज्य के विरुद्ध किया था। हिंदू शाही राज्य की राजधानी कहाँ पर थी तो उदभांडपुर ओहिंद हिंदू शाही राजवंश की राजधानी थी। महमूद गजनवी के राज दरबारी कवि कौन था तो फिरदौसी था। शाहनामा के रचयिता कौन है तो फिरदौसी हैं। महमूद गजनवी के आक्रमण के फलस्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बना था तो लाहौर सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आपके आज की सीरीज़ के क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों नोटिफिकेशन नहीं जाते हैं, आपने बेल आइकन ऑन करके नहीं रखा है तो प्लीज़ बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। और रोज़ का वीडियो देखें, हमें कमेंट करके बताएं, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। मैं रंजीत पांडे आपके लिए लेकर आया हूं आज साइंस के वन लाइनर क्वेश्चंस। 100 प्लस ये वन लाइनर क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न हैं उनसे मिलकर बनाए गए हैं। तो वीडियो अंत तक देखिए और फुल रिवीजन होगा आपका साइंस का, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहला प्रश्न आप देख रहे हैं, मोटर कार में शीतलन यंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है तो यह संवहन के सिद्धांत पर काम करता है। जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया पाचक प्रक्रिया है तो प्रोटीनों का अमीनो अम्ल में विघटन यह एक पाचक प्रक्रिया कहलाएगी। एक टेलीग्राफ में दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग होता है तो इसमें हर्ट्ज या लघु रेडियो तरंगों का विद्युत चुंबकीय तरंगों का उपयोग होता है। मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह कौन सा ग्रह है तो बृहस्पति के वायुमंडल में मीथेन उपस्थित है। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा है तो ट्रिप्सिन प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है। उन देशों में जहां के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल होता है वहां के लोग किस एक संक्रमण से या किस बीमारी से पीड़ित होते हैं तो वो विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग बेरी से पीड़ित होते हैं। मांसपेशियों में निम्न में से किसके एकत्र होने से थकान होती है तो लैक्टिक अम्ल के एकत्र होने से थकान होती है। प्रकाश वर्ष क्या है तो यह एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की जाने वाली दूरी है। समुद्र की गहराई नापने के लिए कौन से यंत्र का उपयोग करते हैं तो फेदोमीटर का प्रयोग करते हैं। कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है तो यह सिलिकॉन की बनी होती है। वह काल्पनिक रेखा जो फोकस एवं पोल से गुजरते हुए गोलाकार दर्पण पर पड़ती है क्या कहलाती है तो उसे हम मुख्य अक्ष कहते हैं। अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसकी छाया कैसी बनेगी तो उसकी छाया अनंत बनेगी। वह धातु जो अम्ल और क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है वह कौन सी है तो वह जिंक धातु है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था तो लेमार्क और ट्रेवेरेनस ने किया था। कार्य का मात्रक क्या है तो कार्य का मात्रक जूल है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है तो यह खगोलीय दूरी की इकाई है। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है तो इसे हम तत्व कहते हैं। दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है तो इसे हम यौगिक कहते हैं। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं तो इसे डॉपलर प्रभाव कहते हैं। कोई कण एक सेकंड में जितने कंपन करता है उसे हम क्या कहते हैं तो वह आवृत्ति कहलाती है। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। दाब बढ़कर दोगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल कितनी होगी तो दाब का ध्वनि की चाल पर असर नहीं है, 332 मीटर प्रति सेकंड ही रहेगी। निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है तो प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी का मात्रक है, यह समय का मात्रक नहीं है।
पारसेक किसकी इकाई है? तो पारसेक खगोलीय दूरी की इकाई है, राइट आंसर हो जाएगा। कौन धातु होते हुए विद्युत का कुचालक है? तो लेड, सीसा, प्लम धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है। किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? तो ग्रेफाइट और आयोडीन में धातुई चमक पाई जाती है। एक गुब्बारे में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस के बराबर अणु हैं। यदि गुब्बारे में एक छेद कर दिया जाए तो हाइड्रोजन गैस तेजी से निकलने लगेगी। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं, कारण क्या है? तो पृष्ठ तनाव के कारण यह संभव हो पाता है। पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। यदि दो उपग्रह एक ही वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनके वेग समान रहते हैं। पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे उपग्रह से एक पैकेट छोड़ दिया जाता है तो उपग्रह के साथ उसी चाल से पृथ्वी की परिक्रमा करता रहेगा। यंग प्रत्यास्था गुणांक का ऐसा ही मात्रक क्या है? तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है। कैंडला किसका मात्रक है? तो यह ज्योति तीव्रता का मात्रक है। जल एक यौगिक है, क्यों? क्योंकि इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए विभिन्न तत्व होते हैं। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है उसे क्या कहते हैं? तो वह जीव विज्ञान कहलाता है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी में करते हैं। जूल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? तो जूल ऊर्जा की इकाई है। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? तो 1971 में अंतर्राष्ट्रीय पद्धति मात्रकों की लागू हुई थी। चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं, कारण क्या है? तो चमगादड़ पराश्रवित तरंगें उत्पन्न करते हैं, इस कारण से। बर्फ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक जो है घट जाता है। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, जबकि वायु क्या है? तो वायु एक मिश्रण है। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत करते हैं? तो पारिस्थितिकी के अंतर्गत करते हैं। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो इसे हम फ्लोरिकल्चर कहते हैं। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण क्या कहलाता है? तो यह बल के अनुक्रमानुपाती होता है। निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है? तो न्यूट्रॉन एक अस्थायी कण है। परमाणु नाभिक के अवयव कौन है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? तो यह अर्बोरिकल्चर कहलाता है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग होता है? तो अवतल लेंस प्रयोग होता है। दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग होता है? तो उत्तल लेंस प्रयोग होता है। न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंधित बल हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगना चाहिए। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह किसका नियम है? तो न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम है। माइकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो कवक का अध्ययन किया जाता है। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तो यह तृतीय नियम के कारण से संभव है। कोई पिंड जब तक विराम अवस्था में बना रहेगा जब तक कोई बाह्य उस पर काम नहीं करता, यह कथन किसका है? तो यह न्यूटन का कथन है। न्यूक्लियॉन नाम सामान्यतः किसके लिए है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सामान्यतः एक साथ न्यूक्लियॉन कहा जाता है। पॉजिट्रॉन क्या है? तो यह एक धनावेशित इलेक्ट्रॉन का रूप है। एग्रोफॉरेस्ट्री क्या है? तो कृषि के साथ उसी भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना एग्रोफॉरेस्ट्री है। एक्सोबायोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो बाह्य ग्रह तथा अंतरिक्ष में जीवन का अध्ययन करते हैं। मोनोजाइट किसका अयस्क है? तो यह थोरियम का अयस्क है। बॉक्साइड इनमें से किसका प्रमुख अयस्क है? तो यह एल्यूमिनियम का अयस्क है। कॉर्नेलाइट किसका खनिज तत्व है? तो यह मैग्नीशियम का खनिज तत्व है। गन मेटल किसका अयस्क है? तो तांबा, टिन और जिंक का अयस्क है। लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण क्या है? तो सल्फर के यौगिक की उपस्थिति होना। जल में आसानी से घुलनशील कौन है? तो नाइट्रोजन जल में आसानी से घुलनशील है। भारी जल एक प्रकार का क्या है? तो यह मंदक है। कौन एक कोलाइड नहीं है? तो रक्त कोलाइड कण में नहीं आता है। पनीर किसका उदाहरण है? तो यह एक जेल का उदाहरण है। माचिस की तीली के सिरे पर लगा मसाला किसका मिश्रण होता है? तो लाल फास्फोरस और गंधक का मिश्रण होता है। कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? तो ऑक्सीजन प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता है वह कौन है? तो वह आयोडीन है। सर्वाधिक स्थायी तत्व कौन सा है? तो सीसा प्रश्न का सही उत्तर है। जल से हल्का क्या होता है? तो सोडियम जल से हल्का होता है, इसीलिए यह जल की सतह पर तैरता रहता है। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? तो ऑर्गन के साथ मरकरी वेपर होती है। वैज्ञानिक एडवर्ड जेनर इनमें से किस रोग से संबंधित हैं? तो चेचक रोग से संबंधित है, मतलब इन्होंने चेचक संबंधित रिसर्च किया था। मानव गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है? तो कैडमियम के प्रदूषण से होता है। बीसीजी का टीका इनमें से किस बीमारी के बचाव के लिए लगाते हैं? तो क्षय रोग से बचाव के लिए लगाते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? तो जल है। पौधे का कौन सा भाग श्वसन क्रिया करता है? तो पत्ती प्रश्न का सही उत्तर है। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं? तो एसिटिलीन गैस का प्रयोग करते हैं। वृक्षों की आयु किस प्रकार से निर्धारित की जाती है? तो वार्षिक बलियों के आधार पर निर्धारित करते हैं। नेत्रदान में दाता की आंख का कौन सा भाग प्रयोग करते हैं? तो रेटिना प्रयोग किया जाता है। साधारण मानवों में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो 46 गुणसूत्र होते हैं। मानव शरीर के किस अंग में हड्डी सबसे लंबी होती है? तो जांघ की हड्डी लंबी होती है, राइट आंसर हो जाएगा। गाय और भैंस के थनों से दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाते हैं? तो ऑक्सीटोसिन की सुई लगाते हैं। परखनली शिशु के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो शिशु का परिवर्तन परखनली के अंदर होता है, यह सत्य है।
मानव शरीर में पसली कितने जोड़े होते हैं? तो 12 जोड़े होते हैं। किसी द्रव के एकत्रित होने पर मांसपेशियों का थकान अनुभव होने लगता है, तो लैक्टिक एसिड के एकत्रित होने पर ऐसा होता है। स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत किस पर आधारित है? तो यह अपकेंद्रण पर आधारित है। न्यून तापमापी का उपयोग किसमें होता है? तो अंतरिक्ष यात्रा, चुंबकीय प्रोत्थान और सुदूर मिति में किया जाता है। द्रव की बूंद का संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? तो इसे हम पृष्ठ तनाव कहते हैं। कौन सी एक सदिश राशि है? तो ऑप्शनल क्वेश्चन है, संवेग एक सदिश राशि है। जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। अल्फा कण 2 धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान कितना होता है? तो 310 होता है। केल्विन मात्रक में मानव शरीर का तापमान कितना है? तो 310 मात्रक होता है, माफ करिएगा 310 केल्विन में मानव शरीर का तापमान होता है। हीलियम के एक परमाणु, माफ करिएगा, निम्न तापीय इंजनों का प्रयोग किसमें होता है? तो रॉकेट प्रौद्योगिकी में होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। सदिश राशि कौन सी है? तो वेग एक सदिश राशि है। एक परिशुद्ध घड़ी 3 बजे का समय दर्शा रही है। घंटे की सुई 135 डिग्री घूमने के बाद समय क्या होगा? तो 7:30 का समय होगा। खगोलीय मात्रक की औसत दूरी पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी है। किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? तो आर्यभट्ट ने यह बात बताई थी। जेट इंजन का सिद्धांत किस पर काम करता है? तो रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर जेट इंजन जो है काम करता है। साइकिल चालक को प्रारंभ में अधिक बल क्यों लगाना पड़ता है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, चालक जड़त्व पर विजय पाने के लिए अधिक बल लगाता है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो लेमार्क और ट्रेविरेनस ने किया था। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो थियोफ्रेस्टस हैं। चिकित्सा शास्त्र का जनक कौन है? तो हिप्पोक्रेट्स हैं। पुष्पों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसे हम एंथोलॉजी कहते हैं। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? ये सीरीज आगे यूं ही चालू रहेगी। आगे के क्वेश्चन का आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, जिससे नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके। तो चलिए आज इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। आगे का वीडियो नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा आपको। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।